नमस्कार दोस्तों, सीबी लाइव में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं नीम करेली यात्रा पर, और इस यात्रा पर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं इस यात्रा में, और कई पत्रकार साथी भी खड़े हमारे साथ में मौजूद हैं। इन पत्रकार साथियों के मन में कुछ जिज्ञासा, कुछ सवाल है। इन सवालों के जवाब हम हमारे चीफ एडिटर चंद्रभान सिंह जी भदौरिया से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है अजय जी मोदी, जो वालपुर से हैं। ये सवाल पूछेंगे हमारे चीफ एडिटर भदौरिया जी से, और इसका जवाब भी बताइए आपको क्या कहना है। मेरा राजनीति के ऊपर सवाल रहेगा। जैसा कि अभी विगत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो मैं भैया से ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं इन चुनावों को। कांग्रेस की पंजाब में हार हुई है, और 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। आपने कांग्रेस को पछाड़कर पंजाब में सरकार बनाई है। इन्हीं सभी सवालों के मैं जवाब भैया से चाहूँगा। जो सवाल है वो 4 राज्यों के जो चुनाव है, 5 राज्यों के, ये सेमीफाइनल था 2024 का, ऐसा राजनीतिक जानकार भी कह रहे थे, और ये हकीकत भी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ से दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। 82 के आसपास लोकसभा सीटें वहाँ से आती हैं। तो यूपी सबसे महत्वपूर्ण था, साथ में महत्वपूर्ण था पंजाब, साथ में महत्वपूर्ण था आप देखिए गोवा, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी की एंट्री गोवा के रास्ते हुई थी, उसके बाद वो कर्नाटक तक पहुँचे। तो 5 में से 4 राज्यों का बीजेपी का जीतना, ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी हिंदी बेल्ट में अभी भी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। और वो क्यों बनी हुई है, ये जो अजय जी ने पूछा, उसका सवाल यही है क्योंकि विपक्ष यहाँ पर गायब है। 3 प्रमुख वजह हैं। नंबर 1, विपक्ष गायब है। विपक्ष से आशा है कांग्रेस। जहाँ कांग्रेस का विकल्प है वहाँ पर बीजेपी को चुनौती मिलती है। आप देखिए कि पंजाब में आप विकल्प के रूप में आई तो चुनौती मिली, बंगाल में ममता बनर्जी थी तो चुनौती मिली, आंध्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, जहाँ कांग्रेस का विकल्प मौजूद है वहाँ बीजेपी को दिक्कत हो रही है। लेकिन जहाँ पर कांग्रेस का विकल्प नहीं है, फाइट में कांग्रेस है, वहाँ पर बीजेपी आराम से सत्ता हासिल करती जा रही है। यूपी उदाहरण है आपका, गोवा उदाहरण है आपका। आप देखिए अब आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भी चुनाव होंगे, यहाँ भी आप ये निज़ाम देखेंगे। आप पार्टी ने जो ज़्यादा बेहतर किया, मैं पहले इसी सवाल पे फिर आता हूँ कि दूसरी वजह ये है कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पर कांग्रेस सरकार के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से उतरी हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, फ्री का राशन हो, तो जो डिलीवरी होती है, गवर्नेंस की जो डिलीवरी होती है योजनाओं की, वो मोदी सरकार की बेहतर है। उसका फ़ायदा बीजेपी को यहाँ पे मिला है। तो ये वजह है कांग्रेस का कमज़ोर होना, नेतृत्वहीन होना, ये दूसरी वजह है। और पंजाब की जहाँ तक बात है, कांग्रेस के आपस के झगड़ों का सीधा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिला। और चर्चाएं ये है कि बीजेपी और आरएसएस के कैडर ने भी पर्दे के पीछे जब खुद की हार की संभावना देखी तो उन्होंने पर्दे के पीछे आपको सपोर्ट कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर आप इतनी बम्पर विक्ट्री के साथ जीती है। हमारे साथ जोबट के संवाददाता सुनील खेड़े भी मौजूद है, ये भी सवाल पूछेंगे। क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी को लेकर है कि आगामी गुजरात में चुनाव है, तो क्या आम आदमी पार्टी से गुजरात में बीजेपी को खतरा है? गुजरात में आम आदमी पार्टी, देखिए कांग्रेस जहाँ पर ख़त्म हो रही है तो विकल्प तलाश रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विकल्प तलाश रहे हैं कि आखिर उनको राजनीति में आगे क्या करना है। तो गुजरात एक इम्पोर्टेंट स्टेट है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कैडर वहाँ पर नहीं है। कैडर नहीं होने का नुकसान सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को है, लेकिन फ़ायदा बीजेपी को हो जाना है, क्योंकि कांग्रेस भी फाइट में रहेगी और आम आदमी पार्टी भी फाइट में रहेगी। तो जो विपक्षी वोट हैं उसका बंटवारा होगा और सीधा सा फ़ायदा वहाँ पर बीजेपी को होगा। मुझे लगता है कि बीजेपी एक बार फिर से वहाँ पे अपनी सरकार बना लेगी। 27 साल हो चुके हैं, फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। वजह है आम आदमी पार्टी का कैडर ना होना। आप पंजाब में देखिए कि पिछली बार आम आदमी पार्टी ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन कैडर नहीं था, ज़मीन पे कैडर नहीं था, तो वो जीते लेकिन उतनी सीटें नहीं ला पाए थे। ऐसा ही गुजरात में होगा। इस बार जो चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी अपनी प्रभावी उपस्थिति तो दर्ज कराएगी, लेकिन फाइट में आने के लिए, यानी कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए उसको 5 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा।
हमारे साथ जोबट के पत्रकार साथी जितेंद्र वर्मा भी मौजूद है और इनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं भैया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसमें मेरा एक सवाल है कि राजनीति और पत्रकारिता दोनों संभव है साथ में? देखिए, काफ़ी बढ़िया सवाल है और करने को काफ़ी लोग ऐसा करते ही हैं। आप देखो, सुनील खेड़े अलीराजपुर लाइव के जोबट संवाददाता हैं और जिला कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन इसमें कई खतरे हैं। कई खतरे ऐसे हैं कि फिर आप निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर दबाव होता है। आपकी पार्टी आपसे उम्मीद करती है कि आप उनका फेवर करें और जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप पत्रकार के रूप में निष्पक्ष रूप से काम करें। तो सबसे बड़ा खतरा यही है। इसीलिए मैं एक ज़माने में जब शुरुआत में एबीवीपी में संयोजक हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आया तो उसके पहले मैंने एबीवीपी को छोड़ा। बीजेपी का छात्र संगठन है वो, तो मुझे खुद को निष्पक्ष दिखाना था और निजी तौर पर आपका मत, आपकी विचारधारा कुछ न कुछ हो सकती है, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में पत्रकारिता करते हैं तो आपको वो स्किप करना पड़ता है, उस आइडियोलॉजी को छोड़ना पड़ती है और निष्पक्ष होकर जनता के लिए सवाल करना पड़ता है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि दोनों चीज़ें एक साथ आपको कामयाब नहीं बनाएंगी। आप या तो अच्छे राजनेता बन जाइए या फिर अच्छे पत्रकार बन जाइए। आप अच्छे राजनेता के साथ अच्छे पत्रकार बनने जाएंगे तो ऐसे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। हमारे साथ जोबट से संवाददाता आकाश उपाध्याय भी मौजूद है, यह भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा भैया से सवाल है कि वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारिता का स्तर क्या है। दूसरा, एक जो राजनीतिक पार्टी में एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, क्या कहीं ना कहीं पत्रकार भी विपक्ष की भूमिका निभाता है राजनीति में? देखिए, सवाल बहुत उपयोगी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्तर का जहाँ तक सवाल है कि पत्रकारिता के स्तर, तो स्तर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, गिर चुका है। उसके लिए जिम्मेदार जनता या तंत्र नहीं है, खुद मीडिया के लोग हैं। ये भी सच है कि कुछ लोगों ने अपना स्तर गिराया है, लेकिन कुछ लोगों ने अपना मेंटेन करके रखा है। तो ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो किस तरीके की पत्रकारिता करता है, इसको तय करता है। दूसरा सवाल ये है कि जो आप सवाल दूसरा फिर से करेंगे। राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता है, क्या पत्रकार भी कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाता है? यस, मेरा निजी तौर पर मानना है कि पत्रकारों को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। अगर कहीं कोई अच्छा हो रहा है तो आप उसको दिखाइए, कहीं कोई गलत हो रहा है तो उसको दिखाइए। सकारात्मक विपक्ष का मतलब होता है कि सरकार की आलोचना करना, निंदा करना, खिंचाई करना। लेकिन अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो समर्थन करना भी विपक्ष की दायित्व है। इसी तरीके से मीडिया कर्मियों को काम करना चाहिए कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है राजनीतिक दलों में, सिस्टम में, प्रशासन में, सरकार में, तो आप उसको अच्छा भी दिखाइए, और गलत हो रहा है तो कान पकड़िए, टांग खींचिए, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ झाबा लाइव के संपादक अशोक जी बलसोरा भी मौजूद है, इनसे भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब। मेरा सवाल सभी लोकल और राष्ट्रीय स्तर का हो चुके हैं, तो मैं भैया से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो भी इंटरनेशनल स्तर का जो हो रहा है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को आप कैसे देखते हो और आखिर उसका हल अंत क्या है और उसमें भारत की भूमिका कैसी रहेगी, इसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध, इसकी थोड़ी सी इतिहास में आपको बता दूं कि यूक्रेन हिस्सा था रूस का और 2006 में ये अलग हुआ, एक स्वतंत्र देश बना। सोवियत रूस के जो परमाणु हथियार हुआ करते थे वो ज़्यादातर संख्या में यूक्रेन के पास थे, लेकिन यूक्रेन ने वापस लौटा दिए रूस को, ये कहते हुए कि वो शांति चाहता है। लेकिन जब से जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो जब रूस की सत्ता में, यूक्रेन की सत्ता में आए, तब से उनकी अमेरिका और यूरोप के देशों से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। यूरोपीय यूनियन से, नाटो देशों से। नाटो एक यूरोपीय सैन्य शक्ति संगठन है यूरोपीय देशों का। तो रूस की चिंता ये है कि अगर यूक्रेन भी नाटो देशों में शामिल हो जाता है तो अमेरिका और यूरोपीय देशों की सैन्य सीमा रूस से लग जाएगी और उससे सामरिक दृष्टि से रूस को नुकसान होगा। इसके लिए पुतिन लगातार दबाव बना रहे थे जेलेंस्की के कि आप नाटो में मत जाइए, आप नज़दीकियाँ मत बढ़ाइए, आप यूरोपीय यूनियन से दूरी रखिए, एक न्यूट्रल कंट्री रहिए। लेकिन जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं थे। वो बार बार, और जिस तरीके से अमेरिका इस अवसर को भुनाने की कोशिश कर रहा था, यूरोपीय यूनियन कर रहा था, नाटो कर रहा था,
तो पुतिन एक तरीके से डिक्टेटर हैं, आप मान लीजिए तानाशाह हैं, तो उन्होंने वही स्टाइल अपनाई और यूक्रेन पे हमला कर दिया। रूस के लिए बहुत आसान है कि वो यूक्रेन को 8 दिन में कब्जा कर लेते, राजधानी कीव पे 2 घंटे में कब्जा कर लें, लेकिन आज देखिए 40 दिन हो गए हैं, लेकिन वो कीव पे कब्जा नहीं कर रहे हैं। सीधा सा मतलब है कि उनका उद्देश्य यूक्रेन पे कब्जा करना नहीं है, जेलेंस्की को घुटनों के बल लाना है, ताकि जेलेंस्की ये समझौता कर लें कि वो नाटो में शामिल नहीं होंगे, अमेरिका की सैन्य मदद नहीं लेंगे, न्यूट्रल रहेंगे रूस और नाटो या अमेरिका के बीच में। वही उनकी रणनीति है और इसीलिए वो आप देखिए कि तमाम दुनिया इसको वार का नाम दे रही है, लेकिन पुतिन इसको एक आर्मी ऑपरेशन बता रहे हैं अपनी सेना का, क्योंकि रूस ने हकीकत में अपने 2% वेपन्स भी यूज़ नहीं किए हैं इन 40 दिनों में। अगर रूस चाहता तो ये 2 दिन का खेल था, लेकिन उसका उद्देश्य जैसा मैंने आपको बताया कि रूस पे यूक्रेन पे कब्जा करना नहीं, बल्कि दूर अमेरिका और नाटो देशों से यूक्रेन को दूर रखना है। अब जेलेंस्की वही भाषा बोलने लगे हैं, हम न्यूट्रल रहेंगे, वो रहेंगे, तो ये काम पहले ही कर लेते तो ये वॉर में इतनी लंबी नहीं चलती, इतना नुकसान यूक्रेन को नहीं होता। अब इसका भविष्य क्या है? इसका भविष्य ये है कि कम से कम पुतिन यूक्रेन को इतना तबाह कर देंगे सामरिक दृष्टि से कि अगले 10-20 सालों में यूक्रेन फिर से उस स्थिति में नहीं आ पाएगा जो आज की स्थिति है। तो उस स्थिति में लाने के बाद पुतिन लास्ट में समझौता करेंगे और ये करीबन आप मान के चलिए कि अगले 10 से 20 दिन ये युद्ध और चलेगा और उसके बाद सरेंडर ही जेलेंस्की को करना है रूस की शर्तों के आगे। तो ये पूरे एक वैश्विक स्तर पे जो 2 महाशक्तियों की लड़ाई है उसका परिणाम है। नाटो देशों ने जिस तरीके से आगे बढ़ के यूक्रेन को चढ़ाया, देसी भाषा में चने की झाड़ पे चढ़ाया कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही वार छिड़ी उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम वेपन्स देंगे, पैसा देंगे, लेकिन लड़िए आप, तो वो अकेला फंस गया, अकेला पड़ गया। तो वही स्थिति है और पुतिन जिस तरीके से सनकपन है पुतिन के दिमाग में, उससे अमेरिका भी डरता है। न्यूक्लियर वार का खतरा हो सकता है, बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल वार का खतरा हो सकता है। इस सब को देखते हुए मामला इसमें यूरोपीय यूनियन फिलहाल दूर है, क्योंकि अगर ये शामिल हो जाते हैं यूक्रेन की तरफ से तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाता, क्योंकि चाइना जैसे देश भी रूस के साथ खड़े हो जाते। और भारत की जो आपने भूमिका आपने पूछी है, तो भारत की भूमिका अभी सबसे बढ़िया है, क्योंकि रूस हमारा पुराना दोस्त है, अमेरिका हमारा नया दोस्त है। तो इन दोनों के झगड़ों के बीच में हमको अपनी दोस्ती नहीं खोनी है। तो भारत ने जो न्यूट्रल रवैया अपनाया है वो काबिल तारीफ है, सरकार की इसमें तारीफ करनी होगी। आज हमारे साथ ट्रेन में रेल कर्मचारी भी मौजूद है, इनसे भी कुछ सवाल ये पूछने की इच्छा हुई है। ये सवाल पूछेंगे हमारे चीफ एडिटर चंद्रभान सिंह भदौरिया जी से। आइए हम इनसे पूछते हैं, क्या सवाल है आपका? सभी हम पहले जो हमारे आज तक चैनल के हैं उन सभी को हम नमस्कार करना चाह रहे हैं, और इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल को सभी को हम नमस्कार धन्यवाद करना चाह रहे हैं। हमारे देश में सबसे पहले ये क्यों है कि माँ बहन बेटी को कोई बहन बेटी नहीं समझता है, हमें ये सबसे बड़ा निंदा लगता है। घोर अत्याचार नहीं होना चाहिए इस धरती पे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के मुखिया सबसे अच्छे हैं, तो तैसी देश की जनता को भी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग आपस में लड़वाओ झगड़ो हैं, नेता नगरी हर हमेशा ऐसे ही करना चाहिए जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, जो विपक्ष में रहकर विपक्ष का साथ देते थे। तो भी कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी की हम बातें याद करते हैं अकेले में बैठकर, तो हम रोते बहुत हैं कि हमारे ऐसे ऐसे धरती पे महापुरुष पैदा हुए, आज हमारी धरती पे ऐसे ऐसे वीर कैसा हो रहा है। हमारी धरती पे हमारे भारत में बड़ा अत्याचार हो रहा है, जिसको देखा चाहे एक सही निगाह से तो अत्याचार बहुत होता है। इसलिए आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहे हैं। इस सवाल ये है कि देश में कानून हमारा मजबूत होना चाहिए। इनका मैं शॉर्टकट में जवाब दूं। इनका सवाल ये था भैया, आप पूछे सीधा भैया से मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इन्होंने जो सवाल किया, इनकी ये 2 चीज़ों से दुखी नज़र आए। पहली बात तो ये कि आज के दौर में राजनीति में ऐसे लोग नहीं हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उनके अंदर राजनीतिक नैतिकता थी, विरोधियों को भी लेके चलते थे। और दूसरा, इनका जो दुखी है जिस चीज़ से कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है, बहन बेटियों के साथ बहुत गलत हो जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब यही है कि इनकी पहली बात से मैं सहमत हूँ कि राजनीति का स्तर गिरा है।
राजनीतिक लाभ के लिए लोग अब मान सम्मान नैतिकता सब भुला चुके हैं। अटल जी जैसा दौर अब मुश्किल है राजनीति में आना, उनके साथ ही वो दौर समाप्त हो गया, हम ऐसा मान सकते हैं। दूसरी बात, महिलाओं और बेटियों के साथ जो गलत होता है इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। कानून काफ़ी बने भी हैं, सख्त भी हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि समाज के अंदर जागरूकता और नैतिकता होनी चाहिए। हम देखेंगे कि सार्वजनिक जगह पर कहीं भी छेड़खानी हो रही है, गलत हो रहा है, तो हम विरोध करने से डरते हैं, पार्टी बन जाएंगे, गुंडे लोग हैं, बढ़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। यदि समाज ये तय कर ले कि बहन बेटियों, सारी बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं, तो अपने आप उनकी रक्षा होगी, नैतिकता लोगों को पैदा करनी होगी समाज को, तभी ये सब चीज़ें रुकेगी जो इनके मन की पीड़ा है। हमारे साथ इस यात्रा में यहाँ के यात्री भी कुछ सवाल पूछने का इनका मन हुआ है, सवाल भी हमारे चीफ एडिटर चंद्रभान सिंह भदौरिया जी से पूछना चाहते हैं। मैं गोपाल पटेल गुजरात से हूँ, भरूच से निकला हूँ कोटा जाने के लिए। संपर्क क्रांति के B2 कोच में हमारे साथ सिविल लाइफ की टीम कुछ अलग अलग टॉपिक में डिस्कशन कर रही थी, तो मेरे को भी सुझाव हुआ एक क्वेश्चन करूँ अपना चीफ एडिटर सिविल लाइफ के। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी जो एक मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, उसके बारे में आपको क्या कहने का है? देखिए, ये कश्मीर फाइल एक रियलिटी है जो 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, जाने दीजिए। तो ये जो मूवी है द कश्मीर फाइल, ये एक रियलिटी है। 1990 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में हुआ वो काफ़ी दर्दनाक था, खौफनाक था, और ये चीज़ें देश के सामने उस समय छिपाई गई तत्कालीन सरकारों के द्वारा। और ये विडम्बना है कि जो आज की पीढ़ी है, जो आज 30 साल की उम्र की है, उसको ये जानकारी नहीं थी। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उनको और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस रियलिटी को, जो सच्चाई है, उसको देश के सामने रखा, उस युवा पीढ़ी के सामने रखा जो आज एडल्ट हुई है, जिसने इस सच्चाई को कभी सुना नहीं है ना कभी देखा था। हाँ सर, और एक क्वेश्चन और था कि 370 कश्मीर में लाने के बाद कश्मीर फाइल्स का जो मूवी रिलीज़ हुआ उसके साथ क्या इफेक्ट है? देखिए, 370 जो है वो सेक्शन थी जो हम लोग शुरू से कहते थे कि कश्मीर हमारा है, लेकिन ये जो सेक्शन थी 370, ये कश्मीर को भारत से कहीं न कहीं अलग करके देखने को मजबूर करती थी। 370 हटा के मोदी सरकार ने एक तरीके से कश्मीर का ईमानदारी से भारत में विलय किया, और विलय करने के साथ ही ये वो नैतिक साहस मोदी सरकार ने दिखाया जो कोई सरकार नहीं कर सकती थी। और फारूक अब्दुल्ला तो ताल ठोक के कहते थे कि किसी में औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि 370 हटा सके। 370 हटने के बाद वहाँ के दलितों को न्याय मिला, वहाँ की महिलाओं को न्याय मिला। और जहाँ तक ये इस द कश्मीर फाइल का इससे संबंध है, तो 370 हटने के बाद वो वातावरण वहाँ पर बनना शुरू हुआ है कि कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं वो वापस वहाँ पर उनको पुनर्वास करने की योजनाएं शुरू हुई हैं, फ्लैट्स बनने लगे हैं, और जो आर्मी के रिटायर्ड जो कमांडोज हैं या जवान हैं उनको भी उन्हीं की बस्तियों में बसाया जाने की योजना बनने लगी है। तो ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आर्टिकल 370 को वहाँ से हटाया गया है। जो चल रहा है जो हिसाब से इंडिया के अंदर, जो बीजेपी सत्ता में है, तो क्या लगता है आगे क्या हो सकेगा? देखिए, अभी मैंने इसका जवाब दिया था थोड़ी देर पहले कि विपक्ष है नहीं। बीजेपी सत्ता में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस गायब है। हिंदी बेल्ट में जहाँ पर बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से होता है, वहाँ कांग्रेस शून्य है, तो बीजेपी के लिए तो ओपन प्लेटफॉर्म है, वो खुल के खेलती है, आराम से अपनी सत्ता हासिल कर लेती है। जहाँ कांग्रेस का विकल्प मौजूद है वहाँ बीजेपी को दिक्कतें हैं। दिल्ली में दिक्कत है, पंजाब में दिक्कत है, बंगाल में दिक्कत है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, जहाँ भी कांग्रेस का विकल्प क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मौजूद है वहाँ बीजेपी जीरो है। लेकिन जहाँ कांग्रेस है वहाँ पर बीजेपी हीरो है। तो उत्तर भारत में तो कम से कम बीजेपी लगातार जीत रही है, और जो गवर्नेंस है, जो योजनाएं हैं, वो ज़मीन पे मोदी सरकार की ज़्यादा तेज़ी से उतरती हैं। चाहे देखें हम PM आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, फ्री राशन की योजना हो, और जिस तरीके से काम चल रहा है, आने वाले दिनों में और भी योजनाएं आने वाली हैं। आप देखिए कि बुलेट ट्रेन की बहुत जल्दी आने की संभावना है। तो ऐसी तमाम योजनाएं जो ज़मीन पे उतरेंगी तो लोग
जुड़ते हैं, प्रभावित होते हैं। और मुझे लगता है कि 2024 फिर से मोदी का है और 29 में अब अमित शाह की योगी, ये संघ को सोचना है। इस यात्रा में कट्ठीवाड़ा के भी हमारे गोपाल जी राठौड़ मौजूद है। इनसे भी यह भी कुछ सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं हमारे चीफ एडिटर चंद्रभान सिंह भदौरिया जी से। भैया मेरे दो सवाल है, एक स्थानीय राजनीति को लेकर है और एक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है। राजनीति को लेकर यह सवाल है कि जैसे कि अटकलें लगाई जा रही कि आने वाले समय में महेश पटेल की बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या सच है ये? देखिए, ये राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति खुला मंच होती है, ओपन बैटलफील्ड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी महेश पटेल और मुकेश पटेल दोनों के संपर्क में है। इन दोनों को क्या बताया जाता है, वाल सिंह मेड़ा के भी संपर्क में, कई नेताओं के संपर्क में है। अब ये इन नेताओं को फैसला करना है कि उनको जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि इस इलाके की जहाँ तक हम बात करते हैं, जैसे कि जोबट है, जोबट कांग्रेस का गढ़ है, अलीराजपुर भी कांग्रेस का अच्छा गढ़ है। तो इनको ये भी सोचना है कि इनके बीजेपी में जाने से क्या इनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि जो पहले से बीजेपी में स्थापित लोग हैं वो उस समय क्या करेंगे, ये भी इनको सोचना पड़ेगा। इसलिए ये फैसला इनको लेना है, काफ़ी सोच समझ के लेना है। मेरी जानकारी में सिंधिया गुट की ओर से दोनों भाइयों को ऑफ़र है। अब इस ऑफ़र को ये लोग स्वीकार करते हैं या नहीं, ये इनके ऊपर है। दूसरा सवाल भैया ये है कि जैसे कि ट्राइबल जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसके बाद भी स्थानीय आदिवासी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी मतलब पलायन करना पड़ता है, गुजरात के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बंदर बाट है जो भोपाल से लेकर आपके कट्ठीवाड़ा तक होती है। राजीव गांधी ने बयान दिया था कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ और 20 पैसे पहुँचते हैं यहाँ तक ज़मीन पे आते आते। वही स्थिति है। आप देखिए कि कागज़ पे खरीदी होती है और स्टोर में उसकी एंट्री हो जाती है, सामान आते नहीं हैं, दवाइयाँ आती नहीं हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। आप देखिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का नारा दिया था शिवराज सिंह चौहान ने। ISO सर्टिफाइड जो अस्पताल हैं अलीराजपुर जिला मुख्यालय के, झाबुआ के, वहाँ से मरीजों को गुजरात रेफ़र किया जाता है। तो ये जो रेफ़र करना ही अपने आप में इनकी नाकामी साबित करता है। तो आपकी बात सही है कि जो पलायन होता है वो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, शिक्षा लेना हो अच्छा तो इनको पलायन करना पड़ता है, अच्छे रोजगार के लिए गुजरात पलायन करना पड़ता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी गुजरात पलायन करना पड़ता है। तो ये जो तीनों क्षेत्रों में पलायन होता है ना, ये सरकारी विफलता है, ये तमगा है जो पलायन ने इनको सरकार को दिया है, प्रशासन को दिया है।